हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने कुपोषण दूर करने के उपाय देखे थे, जिसमें 5 सूत्र था, पोषण के 5 सूत्र। लेकिन मैंने कल सिर्फ 2 ही कराया था। पहला पौष्टिक आहार, दूसरा है पहले सुनहरे 1000 दिवस। तो ये सब मैंने अपने पिछले क्लास में बता दिया है। तो आज मैं इससे आगे जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाता है, क्योंकि पिछला वीडियो भी समथिंग 1 घंटे का था, कुछ मिनट बस छोड़ के। तो आज और देख लेते हैं। अब देखती हूँ कि आज मैं कितना कवर करा सकती हूँ। और आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगती हो, थोड़ी भी अच्छी लगती हो, तो थोड़ा प्यार ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक मेरी वीडियो पहले पहुँच सके और आप उस वीडियो की सहायता से कुछ तो इस विषय के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लस शेयर भी करना। ओके फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सुनहरे 100 दिवस तो पढ़ लिए हैं, और ये जो था स्तनपान के फ़ायदे, ये भी मैं 4 करा चुकी थी। तो 3। तो एक बार और देख लेते हैं ये 3 क्या क्या थे। ठीक है फ्रेंड, तो स्तनपान के फ़ायदे थे, माँ का दूध पचाने में आसान होता है बच्चों के लिए। इसमें पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को संक्रमणों से बचाते हैं। तीसरा था चूसना जबड़े और दांतों के विकास में मदद होता है, यानी कि दांत उगने में मदद होता है। इसके बाद था इसके बाद 4th पॉइंट था, तो इसे देख लेते हैं। माँ के साथ त्वचा के शुरुआती संपर्क से बच्चे को गर्मी मिलती है, जो कमरे के तापमान पर सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध है। फिर इसके अंतर दिया है, 6 माह पूर्ण किए हुए बच्चे को ऊपरी आहार नियमता देना चाहिए। ऊपरी आहार मतलब हो रहा है कि जैसे घर में जो भी चीज़ बनता है, दाल चावल, ये सारी चीज़ें भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। नरम प्रकृति का घरेलू भोजन दिन भर में कम से कम 3 बार खिलाना चाहिए। कम से कम कितना बार? 3 बार। 6 माह पूर्ण करने के बाद जो हम खाते हैं दाल चावल, तो उसको अच्छे से मसल कर खिलाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो लोग तो उसको चबा नहीं सकते। तो इसलिए उसको बहुत नरम करके उसको एकदम मसल के खिलाया जाता है। तो उसे कितने बार खिलाना चाहिए बोले? कम से कम दिन में 3 बार। फिर है 9 माह तक का बच्चा 24 घंटे में 2 रोटी यानी कि 200 ग्राम भोजन कम से कम 4 बार में खा सकता है। यानी कि जब 9 माह का हो जाता है बच्चा, तो कम से कम उसको 2 रोटी या 200 ग्राम भोजन 4 बार में खा सकता है। ठीक है। और फिर 3rd है 12 माह तक का बच्चा 24 घंटे में, 12 माह यानी कि 1 साल का बच्चा हो गया। 12 माह तक का बच्चा 24 घंटे में 3 कटोरी या 300 ग्राम भोजन कम से कम 4 बार में खा सकता है। 1 साल का बच्चा, क्योंकि वो तो बड़ा हो गया, तो उसको और ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है। फिर 18 माह तक का बच्चा 24 घंटे में 5 कटोरी 500 ग्राम भोजन 5 से 6 बार में खा सकता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि बच्चे को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता वृद्धि व विकास के लिए सिखाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए व संक्रमण से लड़ने के लिए होता है। यानी कि वो जितना ज़्यादा खाएगा, अपने एज के अनुसार, अपने जैसे उसका वृद्धि होगा, जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वो इस तरीके से अगर वो खाना खाएगा, तो फिर वो एक अच्छा विकास कर सकता है, वृद्धि कर सकता है अपने शरीर का, और वो संक्रमण से लड़ने के लिए भी उसका शरीर बनता है। तो इसमें यही बताया गया है कि 6 माह में
6 माह पूर्ण करने के बाद उसे कम से कम 3 बार खाना चाहिए, घरेलू जो घर में खाना बनता है वो सब। फिर 9 महीने में भी 24 घंटे में कम से कम 2 कटोरी या 200 ग्राम भोजन 4 बार लेना चाहिए। और 12 माह तक का बच्चा जो होता है वो 24 घंटे में 3 कटोरी 3 ग्राम तक का भोजन कम से कम 4 बार खाना चाहिए। और 18 माह का बच्चा 24 घंटे में कम से कम 5 कटोरी 500 ग्राम भोजन करना चाहिए 5 से 6 बार, ताकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर संक्रमण से लड़ने के लिए उसका शरीर विकास हो। फिर नेक्स्ट है कमज़ोर या बीमार बच्चे का सही समय पर चिन्हांकन करके उस उचित देखभाल करते हुए बच्चे को स्वस्थ किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यही सब करेगा। और अगर वो कमज़ोर बच्चा रहेगा, इतना नहीं खा पाएगा, तो उसका वो चिन्हांकन हो जाएगा, यानी कि उसकी पहचान हो जाएगी। फिर उसे एक उचित देखभाल करते हुए बच्चे को स्वस्थ किया जा सकता है। इस तरह स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता का विशेष ध्यान देकर जीवन के प्रथम 1000 दिवस को सुनहरे 1000 दिवस में परिवर्तन करते हुए स्वस्थ सुपोषित बच्चे की कल्पना को साकार किया जा सकता है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है एनीमिया की रोकथाम। एनीमिया की रोकथाम करने के लिए हमें सर्वप्रथम एनीमिया के संकेत को पहचानते हुए एनीमिया के लक्षण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब देखते हैं कि एनीमिया के क्या क्या संकेत होते हैं। तो एनीमिया के संकेत नाखून, जीभ, हथेली और आँखों में लालिमा की कमी। अगर ये सब की कमी होगी तो वो क्या कहलाएगा? एनीमिया। ठीक है, जैसे कि नाखून है, जीभ है, हथेली है और आँख, इसमें अगर कुछ लालिमा टाइप दिखाई देता है तो उसे एनीमिया के संकेत कहते हैं। और एनीमिया के लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो एनीमिया का जो लक्षण होता है चिड़चिड़ापन, शारीरिक कार्य क्षमता की घटना, यानी कि काम करने की क्षमता में कमी आना, फिर ऊंचाई या सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना, मानसिक थकावट, इस तरीके से अगर कुछ होगा तो वो एनीमिया के लक्षण होते हैं। फिर से देख लेते हैं एनीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। चिड़चिड़ापन, ये देखो चिड़चिड़ापन चित्र में भी समझाया गया है। चिड़चिड़ापन, शारीरिक कार्य क्षमता की घटना, यानी कि शारीरिक कार्य क्षमता यानी कुछ भी काम ना कर पाना, बहुत धीमे धीमे करना और थकावट ज़्यादा होना। फिर थर्ड है ऊंचाई या सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना। और है फोर्थ इसमें मानसिक थकावट। फिर इसमें आगे दिया हुआ है गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं व बच्चों में एनीमिया की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसका देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिए हैं। गर्भवती महिला को 180 दिन तक आयरन की एक लाल गोली खिलाना चाहिए। भोजन में आयरन युक्त भोजन पदार्थ जैसे गुड़, खजूर, मटर, पालक, मांसाहारी भोज्य पदार्थ, सभी तरह की हरी पत्तेदार सब्जी जैसे लाल भाजी, पालक भाजी, चना भाजी, चेज भाजी, सरसों भाजी, पोई भाजी, कुम्हड़ा भाजी और ये खट्टा भाजी आदि शामिल करना चाहिए। तो ये सारी भाजी तो मार्केट में इजी ही मिल जाती है और अभी ठंडी के मौसम में आपको तो चना भाजी मिल ही जाएगा। ये अक्सर ठंडी के दिन में और अभी मतलब जनवरी फरवरी तक की चना भाजी हम खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ों में आयरन मिलते हैं जिससे चिड़चिड़ापन दूर होता है। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ, खट्टे फल को भी शामिल करना चाहिए। एनीमिया महिलाओं को अधिक प्रोटीन युक्त भोजन, विभिन्न दालें, राजमा,
चना, पनीर, मशरूम, अंडे व दूध आदि दिया जाना चाहिए। तो फिर देखें कि एनीमिया को अगर रोकना है तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी है, विभिन्न प्रकार की दाल है, फिर ये जो हम लोग कल पढ़े थे कि जो डेयरी उत्पाद चीज़ होती है, डेयरी उत्पाद यानी कि पनीर जो होता है, दूध होता है, ये सब डेयरी में मिल जाता है, डेयरियों में, तो वो सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए एनीमिया की रोकथाम के लिए। फिर एक किशोरी बालिकाओं को सरकार द्वारा प्रदायित आयरन की एक नीली गोली का सप्ताह में एक बार सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो जो किशोरी बालिका होती है उसे एनीमिया की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा एक नीला कलर का जो गोली होता है उसे सप्ताह में एक बार खाना चाहिए। फिर 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार 1 मिलीलीटर आयरन सिरप देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 माह से 59 माह के बच्चों को सप्ताह में दो बार 1 मिलीलीटर आयरन सिरप देना चाहिए। ठीक है, एनीमिया के रोकथाम के लिए पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी व खट्टे फलों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। और इसमें दिया है भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी एनीमिया के रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। 12 माह के ऊपर के बच्चे एवं किशोरियों को हर 6 माह में पेट के कीड़े मारने वाली एल्बेंडाजोल की गोली अवश्य खिलानी चाहिए। अब ये जो गोली है मिलती होगी सरकारी संस्थान में या फिर मेडिकल में, तो ये भी पेट का कीड़े मारने के लिए कौन सी दवा, एल्बेंडाजोल की गोली अवश्य खानी चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें आगे लिखा है आयरन युक्त आहार। तो आयरन युक्त आहार कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, अब इसमें थोड़ा चित्र के द्वारा इसको समझाया गया आयरन युक्त आहार क्या क्या होता है। तो फलियां और दालें जैसे कि सफ़ेद चना, काला चना, लाल मसूर, सोयाबीन, अंकुरित दालें, ये सब खाना चाहिए। और फिर हरी पत्ती, ये तो इसके लिए है, सॉरी पहले इसके लिए है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, सहजन की फली पुदीना इत्यादि व इन्हें लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। ये सब इसी से सबसे आयरन मिलता है। फिर सेकंड में है फली और दालें जैसे कि सफ़ेद चना, काला चना, लाल मसूर, सोयाबीन, अंकुरित दालें, ये सब खाना चाहिए। फिर थर्ड में दिया है अंडा, मांस और मछली। फिर चौथे में दिया है अनाज, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, गुड़, मेवे, ये सारी चीज़ खाना चाहिए। फिर ये खट्टे पदार्थ में आ जाएगा आंवला, नींबू, संतरा, जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, वे आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। टैबलेट खाने से अच्छा है कि ये सारी चीज़ें खाएं, तो हम लोग को ये नेचुरल रूप से आयरन मिलेगा। चाय और कॉफ़ी को भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आयरन के अवशोषण में बाधा लाते हैं। ठीक है, खाना वाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद है आयरन की गोली को दूध उत्पाद अथवा कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आयरन के अवशोषण को घटाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयरन की गोली को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए
या दूध उत्पाद अथवा कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप आयरन की गोली खा रहे हैं, अगर आप सुबह आयरन की खा रहे हैं तो रात को कैल्शियम की, या सुबह कैल्शियम की खा रहे हैं तो रात को आयरन की, इस तरीके से इसका सेवन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देख लिया कि टैबलेट खाने से अच्छा है कि आप ये सारी भोजन खाएं जिससे आपको नेचुरल आयरन मिलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में दिया है डायरिया का प्रबंधन। ठीक है, जो डायरिया नाम की जो कुछ बीमारी होती है ये उसके लिए है। डायरिया शिशु मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अतः डायरिया की रोकथाम के उपाय अपनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कौन से माह में होते हैं। 6 माह की उम्र तक के बच्चों में केवल स्तनपान कराते हुए डायरिया से बचा जा सकता है। ठीक है, अगर माँ का वो स्तनपान कर रहा है बच्चा, तो फिर उसको हम लोग इस बीमारी से बचा सकते हैं, डायरिया से। फिर है, परंतु जैसे ही बच्चा ऊपरी आहार खाना शुरू करता है तब उसमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। भोजन पकाने व खिलाने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए डायरिया से बचाया जा सकता है। यानी कि साफ़ सुथरा खाना खिलाना पड़ता है बच्चों को, जिससे कि हम लोग उसको डायरिया के रोग से बचा सकते हैं। फिर किसी कारण से डायरिया हो जाने पर बच्चे का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसे समय लगातार ORS का जो घोल होता है, ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए। साथ ही स्तनपान जारी रखना चाहिए। ठीक है, डायरिया से बच्चों में पानी की कमी हो जाती होगी, जिसके कारण उसे ORS घोल बार बार देना पड़ता है, और उसके साथ साथ माँ का दूध भी उसे पिलाना चाहिए। फिर है 5वां पॉइंट, स्वच्छता एवं साफ सफाई। स्वच्छता एवं साफ सफाई, जाहिर सी बात है, हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग अच्छे से साफ़ करके ही खाना बनाते हैं, तो उसको और अच्छे से, क्योंकि हम बड़े तो जैसा भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे वही बताया गया है, स्वच्छता एवं साफ सफाई। अपने भोजन पानी व आसपास के वातावरण से स्वच्छता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका फर्स्ट है, पेयजल की शुद्धता के साथ पेय जल एकत्रित करने वाले स्थान व पात्र की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जिसमें हम लोग पीने का पानी भरते हैं उसे हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए, फिर उसमें पानी भरना चाहिए पीने के लिए, और जिस जगह में हम लोग रखते हैं पीने का पानी उस जगह को भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया ना हो सके। फिर है, भोजन को पकाने वाले स्थान व बर्तन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसमें हम लोग भोजन पकाते हैं उसको भी अच्छे से धोना चाहिए, उसको भी अच्छे से साफ़ रखना चाहिए, और जिस जगह में हम लोग बनाते हैं उस स्थान को भी अच्छे से साफ़ रखना चाहिए। ये आएगा आपका ये जो टॉपिक है ये स्वच्छता एवं साफ सफाई के अंतर्गत। फिर है, शौच जाने के पश्चात भोजन पकाने व खाने के पूर्व अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना चाहिए। ठीक है, तो शौच से आने के बाद अच्छे से हाथ धोना चाहिए साबुन से, और खाना खाने के वक्त भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए साबुन से, ये कहा जा रहा है। फिर है, इस प्रकार के उपाय अपनाते हुए अपने वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बहुत ही संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो साफ़ सफाई रखोगे तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि बीमारी से दूर रहोगे आप लोग। फिर है, हाथ धुलाई का सचित्र प्रदर्शन। हाथ धोने के तरीके, तो हाथ
किस तरीके से धोना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है फ़ोटो के जरिए। ठीक है, सचित्र बताया गया है। सबसे पहले हाथों को गीला करें और हाथों में अच्छी तरह से साबुन लगाएं। ठीक है, पहले हाथ को पानी से गीला करेंगे, फिर अच्छी तरीके से साबुन लगाएंगे। इसके बाद अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों का पीछे का हिस्सा साफ करें। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर दोनों के बीच की जगह व उंगलियां साफ करें। इस तरीके से फिर है उंगलियों के पीछे का हिस्सा साफ करें। उंगलियों का ऊपरी हिस्सा साफ करें। अपने अंगूठों को रगड़े तथा अपनी कलाई के आखिरी हिस्से को भी साफ करें। फिर है दोनों हाथों को ठीक से पानी से धोएं और अंत में साफ सूखे तौलिए से हाथ सुखाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको हाथ धोना है, उसकी सफाई करना है, अच्छे से रगड़ना है। फिर उसके बाद किस तरीके से उसको हम लोगों को हाथ को पोंछ के सुखा के रखना है, ये ऐसे बताया गया है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो आगे अब इस तरीके से एक सारणी दिया हुआ है और वैसे इधर भी दिया हुआ है। अब कुछ ऐसी सारणी आएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या क्या है सारणी में। तो फिर ये जो फर्स्ट सारणी है, परिशिष्ट फर्स्ट, इसमें ऊंचाई के अनुसार वजन शिशु की शारीरिक वृद्धि के बारे में क्या दर्शाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऊंचाई के अनुसार बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, उसकी शारीरिक वृद्धि किस तरीके से होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि हम लोग कुपोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें यही जानकारी ज़रूरी रहती है कि बच्चे का वज़न किस तरीके से है, बच्चे का हाइट कैसा है, उसका शारीरिक विकास उसके हाइट के अनुसार हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो वो दुर्बलता या फिर कुपोषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें यही बताया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से दिखाई देगा। ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फिर दुबलेपन की पहचान के लिए संदर्भ वजन एवं ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, दुबलापन एवं गंभीर दुबलापन सारणी। ठीक है, एक होता है नॉर्मल दुबलापन और दूसरा होता है गंभीर दुबलापन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। लड़के का ये सारणी है, लड़कियों का ये सारणी। तो लंबाई सेंटीमीटर में दिया है, अगर 46.0 है तो इसमें सबसे कम तो गंभीर दुबलापन किलो। ठीक है, इसमें है तो दुबलापन किलो, इसमें है तो सामान्य किलो। ठीक है, नहीं सामान्य, अगर इतने बच्चे का हाइट अगर इतने सेंटीमीटर है तो 2.0 इसमें सबसे कम। गंभीर दुबलापन किलो, यानी अगर इतना उसका हाइट है और उसका वजन सिर्फ इतना है तो ये गंभीर में आएगा। और अगर इतना दुबलापन है 2.0 से 2.1 है तो थोड़ा सामान्य आएगा, यानी कि थोड़ा कम दुबला आएगा दुबलापन। और अगर 2.2 से 3.1 है तो ये सामान्य बच्चा आएगा। जो सामान्य जैसे कि उसका वजन उसके हाइट के अनुसार बढ़ना चाहिए ये। फिर आगे दिया है 84.0, अगर इतना उसका हाइट है लंबाई सेंटीमीटर में, तो फिर यहाँ पे जो गंभीर दुबलापन होगा वो कितना वजन का होगा, 2.3। अगर इतना उसका वजन है तो ये गंभीर दुबलापन में आएगा। और अगर वो 2.3 से 2.4 इसके बीच में है तो ये सिर्फ दुबलापन में आएगा। और अगर वो 2.5 से 3.6 है तो फिर वो सामान्य दुबलापन में आएगा। तो इस तरीके से इस सारणी को याद रखना है। ये तो हुआ लड़के का। और अगर लड़की का है तो इसमें अगर देखें तो
सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे सामान्य में ज़्यादा है। ये 2.2 से 3.2 होना चाहिए लड़की का वजन, थोड़ा एक ज़्यादा होना चाहिए, 0.1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 46.0 वाले में और 48.0 वाले में लड़की का यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम वजन है और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बाकी ये जो सारणी है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके, यहाँ तक है लास्ट, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। साफ साफ दिख रहा होगा, बताने की तो ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये थोड़ी भी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, थोड़ा अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करिए, रोक के फिर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये तो वो जो था वो दुबलेपन की पहचान के लिए था, और यहाँ पे जो है ये वजन और ऊंचाई। ठीक है, वजन और ऊंचाई किस तरीके से होना चाहिए। ये है परिशिष्ट 2, वो परिशिष्ट 1 था, ये परिशिष्ट 2 है। ओके फ्रेंड, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कम वजन की पहचान के लिए संदर्भ वजन। ठीक है, उम्र के अनुसार कम वजन की पहचान। फिर है 5 साल तक के शिशुओं का वजन कितना होना चाहिए, यानी कि जो 5 साल के बच्चे हैं उनका वजन कितना होना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें पहले लड़का है, लड़के हैं, फिर उसके बाद लड़कियां हैं। तो अगर वो 0 ईयर की है, ठीक है, 0 ईयर के हैं, तो इससे कम तो कम वजन। ठीक है, अगर इससे कम है तो कम वजन, और आदर्श वजन ये है। अगर बच्चा 0 है, 0 माह यानी कि वो पैदा हुआ है और 2.5 किलो का है तो कम वजन में आएगा, और ये आदर्श वजन 3.3। उसी तरीके से लड़की का, अगर इससे कम तो कम वजन, अगर इससे कम है तो वो कम ही वजन में कहलाएगा, और आदर्श वजन 3.2 kg। ठीक है, ये kg में रहता है, ये देखो किलो बोल रहे हैं, ये किलो में बता रही है वजन को। ये पूरा जो है वो पूरा किलो में बता रहा है, ये माह बता रहा है, बच्चे का माह। ठीक है, 0 माह का है, और अगर ये 3 माह का है तो इसको होने के बाद उसको कम से कम 3 महीने में 5 किलो उसको वजन वृद्धि करना होता है। बच्चे को कम है, ये 5 किलो तो कम बता रहा है। आदर्श वजन उसका 6.4 किलो होना चाहिए। उसी तरीके से लड़की का 4.5 है तो कम वजन, और आदर्श वजन 5.8 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक मैं 21 तक के दिखा रही हूँ, 21 माह तक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, और आगे ये है। ठीक है, मैं इसको बताऊँगी, फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख के इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पे 60 माह तक के बताया हुआ है कि 60 माह तक के बच्चों का कितना वजन होना चाहिए, आदर्श वजन और कम से कम वजन क्या होता है, और एक आदर्श वजन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर नाटेपन की पहचान बता रहा है। हम लोगों ने इसे आगे, मतलब जो पिछला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, उसमें पढ़े थे नाटेपन के बारे में। तो यहाँ पे उसकी देखो सारणी दी गई है, तो आप इस सारणी को भी, ये परिशिष्ट 2 सारणी बता रहा है। ठीक है, इसमें नाटेपन की पहचान के लिए संदर्भ लंबाई, उम्र के अनुसार कम लंबाई की पहचान, 5 साल तक के शिशुओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसमें ये बताया गया है। ठीक है,
किस में बताया गया है, सेंटीमीटर में। तो ये लड़के का सारणी है और ये लड़की का सारणी है, ये माह है पूरा, और इसमें इससे कम तो नाटापन है। और आदर्श लंबाई देखो यहाँ पे ये दी गई है, उसी तरीके से लड़की की भी इसमें कम तो कम, अगर कम है तो नाटापन है और आदर्श लंबाई ये है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये इसको मैं बताऊंगी तो पॉइंट पॉइंट में बोलूँगी तो सब मिक्स हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और आप पढ़ लीजिएगा। 27 तक के इसको दिखाई, यहाँ पे 60 तक के दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, ये सारे ने थोड़ा लाइटिंग इसमें आ रहा है। तो ये इसमें दिया हुआ है, आखिरी माहवारी से प्रसव की संभावित तिथि कैसे निकालेंगे। देखो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है ना या मितानिन, वो लोग ऐसे ही देख के, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका वो 9th मंथ बता देती है, और फिर उसका प्रसव कब होगा, बच्चा कब पैदा होगा, इसका भी वो डेट बता देती है। वो एक लगभग होता है, एकदम फिक्स नहीं होता, लेकिन वो लगभग होता है, किसी का एग्जैक्ट तो वही निकलता है या उसके आगे पीछे होता ही है। तो ये सारणी भी आप देख लीजिए, इसमें जनवरी, अक्टूबर, सितंबर इस तरीके से इसमें दिया है, फिर अक्टूबर, मार्च ऐसे करके इसमें। अब वो लोग ही जानेंगे कि कैसे काउंट किया जाता है तालिका को। तो ये तालिका का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। अगर अंतिम माहवारी की तिथि है तो LMP में उसे देखते हैं जनवरी में, अक्टूबर में है तो प्रसव की संभावित तिथि EDD और परिपक्वता की तिथि DOM, और अगर फरवरी, ये तो जनवरी का हो गया। अगर जनवरी में है, देखो इसमें ऐसा बताया गया है, अगर अंतिम माहवारी तिथि जनवरी में है तो अक्टूबर में उसका प्रसव की संभावित तिथि हो सकती है। तो तिथि इस तरीके से दिया हुआ है। और अगर सितंबर में उसका परिपक्वता, यानी कि जनवरी से सितंबर, तो 9 महीने तो कंप्लीट हो ही गया है। देखिए एक संभावित तिथि थोड़े दिन एक्स्ट्रा वो अक्टूबर तक ली जाती है, ये बताया गया। अगर फरवरी है तो फरवरी, नवंबर, अक्टूबर, यानी कि फरवरी से अक्टूबर तक की तिथि बता रही। और अगर मार्च है तो मार्च से नवंबर, और दिसंबर एक संभावित वो तिथि बताती है। उसी तरीके से यहाँ पे अप्रैल है तो अप्रैल से दिसंबर जा रहे हैं, यानी परिपक्वता यानी कि कंप्लीट तिथि जो रहेगी वो दिसंबर तक, लेकिन उसको जनवरी तक एक एक्स्ट्रा डेट बताया जा रहा है संभावित कि अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी तक हो सकता है प्रसव उसका। फिर अगर मई में है तो फिर मई से फरवरी, जनवरी, संभावित तिथि फरवरी रहेगा और परिपक्वता तिथि जो रहेगा वो जनवरी रहेगा। तो इस तरीके से ये सारणी बताया गया है। तो मुझे भी जैसा भी आप पढ़ी तो मुझे भी अच्छे से समझ आया, तो वैसे ही आप भी इसको अच्छे से रीड करिएगा तो ये अच्छे से आपको समझ आ जाए। क्योंकि ये पूछ सकता है, अगर वो उसका अंतिम माहवारी तिथि अगर जनवरी में था तो उसका एक संभावित मतलब प्रेगनेंसी का लास्ट जो महीना होगा वो क्या होगा, या फिर उसका डिलीवरी कब होगा, तो इस तरीके से आप निकाल के बता सकते। फिर नेक्स्ट है 0 से 59 माह तक के बच्चों के वजन एवं लंबाई में वृद्धि जांचने हेतु संदर्भ तालिका। तो यहाँ पे अब जो 0 से 59 माह का जो बच्चा होता है उसका वजन और लंबाई क्या होता है, सही वजन और लंबाई, उसका ये तालिका है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं तक के है 5 वर्ष तक का, ठीक है। तो यहाँ से है आयु 0 से 3 माह में 200 ग्राम बढ़ोतरी, प्रति माह वजन में वृद्धि 200 ग्राम होनी चाहिए। 0 से 6 माह तक 150 ग्राम होनी चाहिए, और 7 से 9 माह तक के 100 ग्राम होनी चाहिए। वजन में वृद्धि अगर ऐसे देखें तो हमें कम लग रहा है, लेकिन ये ऐसी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और 10 से 12 माह
और 10 से 12 माह में बच्चे का जो वज़न में बढ़ोतरी होना चाहिए वो 50 से 75 ग्राम। ठीक है फ्रेंड। फिर है 1 से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है उसका प्रति वजन में वृद्धि होना चाहिए 2.5 किलो या 2.5 kg। और 3 से जो 5 ईयर का जो बच्चा होता है उसका 2.0 kg इसका वृद्धि होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आगे है पहला वर्ष, इसमें अब लंबाई में, अभी तो वज़न देखे थे, देखिए वज़न है, अब उसके बाद इसकी लंबाई। पहला वर्ष जो बच्चे का लंबाई होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर इसकी वृद्धि होनी चाहिए पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में 12 सेंटीमीटर, तीसरे वर्ष में 9 सेंटीमीटर, चौथे वर्ष में 7 सेंटीमीटर और 5वें वर्ष में 6 सेंटीमीटर इसमें वृद्धि होनी चाहिए हाइट में। तो ये है एक छोटा सा क्लास, और अभी मैं इसको यहीं तक के रोक रही हूँ। फिर नेक्स्ट और है 1 पेज का, उसको मैं आप लोगों को 1-2 पेज का उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो खैर लंबी वीडियो पढ़ने में क्या होता है कि एक बार आप वीडियो प्ले कर दिए, फिर बीच में कुछ झंझट नहीं रहता कि आप उसको फिर नेक्स्ट प्ले करें या फिर और कुछ प्ले करें। बस लगा दीजिए और एक वायरलेस हेडफोन खरीदिए और मस्त कान में लगाइए और सुनते रहे जो भी क्लास है, और अपना काम है उसको भी आप कर सकते हो। तो ऐसा मुझे करना अच्छा लगता है। खुद मैं अगर कुछ क्लास पढ़ती भी हूँ तो मैं भी यही टेक्निक अपनाती हूँ, बस ईयरफोन लगाए और अपना घूमते फिरते उस चीज़ को सुनते रहें, तो वो हमें याद भी होता है और अच्छा भी लगता है, काम का काम भी हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, बाय।